हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट की सीडीपी के 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में। इसमें मैंने लिए हैं 2018 से और 2023 तक आपके जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हुए हैं सीटेट में, उनको यहाँ पे शामिल किया है मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से। अभी आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप ऐसे ही समझिए, रैंडम क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है 4 बार। प्रूफ के तौर पे आप देखें कि 2018 में ये क्वेश्चन ऐसे था, समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है। 2019 में ये ऐसे था, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। 2021 में इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू, सेम वही क्वेश्चन है। और 2023 में समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए, एक पर्सपेक्टिव आपका बन जाए कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में विशेषकर। और सीटेट के एग्जाम्स में कंपेरेटिवली अगर आप मेन एग्जाम्स देखेंगे जैसे केवीएस का रिक्रूटमेंट एग्जाम या DSSB का रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो अगर सीडीपी का लेवल होता है वो थोड़ा सा ईजी होता है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो चाहें तो इसी वीडियो से, ये वीडियो जितनी भी लेंथ का होगा, इसी वीडियो से आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल सकते हैं। या फिर सीधे सीधे ना कहें तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी वर्डिंग आपको मिल जाएगी, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये पीडीएफ बहुत ध्यान से देखें। मुझे लगता है कि ये जो पीडीएफ है आपके लिए याद आएगी आपको जब आप सीटेट एग्जाम देंगे तब। बहुत इजी इजी क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसीलिए रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो, उस टाइम पे आप रिकॉल कर सकें। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा है, प्याजी के अनुसार संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो जीन प्याजे, आप ये ध्यान रखिएगा नाम, अगर आप सीडीपी से बिल्कुल नए हैं तो जीन प्याजे ये एक ऐसा नाम है जो आपको सीटेट के हर पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, या तो जीन प्याजे या फिर संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी अगर मैं कहूँ सीडीपी में तो ये है संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर सीटेट के एग्जाम में मिलता है, चाहे वो शिफ्ट वाइज भी हो। यानी कि अगर सुबह की शिफ्ट में वो एग्जाम होगा तो शाम की शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, आपका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 2018 का, एक किसी शिफ्ट का पेपर उठा लिया, 2019 का, 2020 का, 21, 22, 23 ऐसे करके। तो इससे क्या है कि आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है ताकि आप ये देख सकें कि क्वेश्चन रिपीट कहाँ से होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट में पूछा गया ईयर वाइज, ये 4 बार आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ में केवल जो एक शिफ्ट के पेपर को इंक्लूड किया है। हालांकि इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 4 से नहीं। आप समझिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्याजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है। 2018 में यह आया था। 2020 में कंजर्वेशन डेवलप्स ड्यूरिंग विच स्टेज, संरक्षण की अवधारणा किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है। प्याजे के किस चरण में कंजर्वेशन विकसित होता है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक और नाम आप याद रखिएगा, लेव वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। इनकी जो थ्योरी है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो लेव वाइगोट्स्की का आप नाम याद रख सकते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी। उसी सोशियो कल्चरल थ्योरी में इन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर के माध्यम से बच्चा सीखता है, इन्होंने ये कहा है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि लेव वाइगोट्स्की से अगर क्वेश्चन आ रहा है, जीन प्याजे से क्वेश्चन आ रहा है, तो इनको आपको बहुत डीप से पढ़ने की ज़रूरत है। और आप पढ़िए, ये क्वेश्चन आपको जरूर देके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में इसको कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हर बार क्वेश्चन आता है इससे। तो इसका
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रहेंसिव, नाम से ही स्पष्ट है, कंप्रहेंसिव मतलब व्यापक और व्यापक मतलब सर्वांगीण। ठीक है, तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो भी ले आऊँगा, लेकिन एक आपके रिएक्शन पे आधारित रहेगा वो चीज़। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। अब ये सीटेट में कब कब पूछा गया था आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सीटेट पेडागोगी में आप ये समझिए कि सीटेट पेडागोगी है असल में थिंकिंग डेवलपमेंट। एज ए टीचर आपकी थिंकिंग कितनी डेवलप्ड है, आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखें कि एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो कठोर अनुशासन नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं होगा। विषय ज्ञान और ऑप्शंस को देखते हैं। बच्चों को समझना, तेज बोलना। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? बच्चों को समझना। तेज बोलना नहीं हो सकता, विषय ज्ञान नहीं हो सकता। हालांकि विषय ज्ञान को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये हो सकता है, पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है इसमें, विषय ज्ञान और बच्चों को समझना दोनों ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन सीटेट क्या है? सीटेट देखता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, तो बच्चों को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर सी होगा। अब यहाँ पे अब देखें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक अच्छे शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? यहाँ पे ऑप्शंस अलग होंगे, जैसे यहाँ पे हैं ऐसे नहीं होंगे। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में क्या आवश्यक है? एक शिक्षक को प्रभावी बनाने वाला गुण कौन सा है? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिगम और विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो अधिगम और विकास के संबंध में सही कथन की अगर हम बात करें तो विकास अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। विकास जो है डेवलपमेंट क्या करता है? लर्निंग को इफेक्ट करता है। और ऑप्शंस को अगर हम देखें दोनों असंबंधित हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये दोनों असंबंधित हों। अधिगम विकास पर निर्भर करता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि अधिगम विकास पर निर्भर करता है या विकास अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है विकास अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सीटेट में आप देख सकते हैं 2019 में ऐसे पूछा गया कि अधिगम और विकास के बीच सही संबंध क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स आर रिलेटेड बिकॉज, लर्निंग और डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड हैं? क्योंकि विकास अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? अधिगम विकास संबंध पर सही कथन चुनिए। तो जब आप ये लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको पता ही है, और डेवलपमेंट इज आल्सो ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं केवल व्याख्याता की, नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, परीक्षक की। तो आप देखें, आप निर्माणवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में शिक्षक की भूमिका किसकी होती है? मार्गदर्शक की। उत्तर है इसका सी। ठीक है, अब सीटेट में कैसे पूछा गया था? निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सेम उसी तरह पूछा गया। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर एक्ट्स एज एज कैसे होता है? तो यहाँ पे फैसिलिटेटर, अगर ऑप्शंस होंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक कार्य करता है निर्माणवादी शिक्षण में। ठीक है, निर्माणवादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका चुनिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, एक मिनट। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ है। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ क्या है? उत्तर है इसका सी, बालक की रुचि व आवश्यकता पर आधारित शिक्षण। यहाँ पर क्या होता है कि सीटेट में जब आप सही आंसर लगाने जा रहे होते हैं तो क्वेश्चन तो आप देखते ही देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लगता है थोड़ा भी, ठीक है, हालांकि थोड़ा भी नहीं लगना चाहिए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छी आसानी से समझने के बाद बिल्कुल लगेगा ही नहीं ऑप्शन देखने के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ऑप्शंस की ओर देखें। ऑप्शंस में आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसको आप अपने आप ही समझ जाएंगे। जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ है, तो इसमें
शिक्षक केंद्र शिक्षण यानी कि टीचर ओरिएंटेड शिक्षण होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, टीचर सेंटर शिक्षण नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण यानी कि रूट लर्निंग, रूट लर्निंग मतलब कि आप रटने वाली लर्निंग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। बालक की रुचि व आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षण, ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वो है ऑप्शन, तो फिर इसका आंसर यही हुआ। परीक्षा केंद्रित शिक्षण बिल्कुल नहीं। ठीक है, सीटेट में पूछा गया बाल केंद्रित शिक्षा का क्या तात्पर्य है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन, बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण किस पर आधारित है। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी। प्याजे ने, गार्डनर ने, स्किनर ने, पावलव ने। उत्तर है इसका बी, गार्डनर। देखिए बुद्धि से केवल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है, यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इसलिए डाला है क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की चर्चा एग्जाम्स में बहुत होती है, और सीटेट के एग्जाम्स में तो खासकर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप जब ये देख रहे हैं कि ये कितनी बार पूछा गया, 3 बार, तो इसको 3 बार ही मत समझिए। ये मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये शिफ्ट वाइज पेपर लिए हैं, मैंने सभी शिफ्ट के नहीं लिए, किसी एक ईयर की एक शिफ्ट का पेपर उठाया है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे जब इसको एनालिसिस कर रहा था तो इसमें 3 बार आया, तो आप समझिए ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका गार्डनर भी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। कुछ कीवर्ड्स में इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप 100% 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही आएंगे उन कीवर्ड से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। गठनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है इसका सी, सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। अब ये मैंने सी क्यों बताया, क्योंकि आप यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात होती है, 2 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। समेटिव आप जानते हैं सत्रांत असेसमेंट होता है, यानी कि साल के एंड में होता है। ठीक है, और फॉर्मेटिव क्या होता है, लगातार चलता रहता है, तो उसको हिंदी में घटनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, जब आप सीसी पढ़ते हैं ना, कंटिन्यूस एंड कंप्रेशन एवेल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवेल्यूशन, तो सीसी के ही ये पार्ट हैं। ठीक है, समेटिव एवेल्यूशन और फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। तो यहाँ पर इसका उत्तर है सी, सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। ठीक है, सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। अब समेटिव असेसमेंट में क्या करेंगे आप, बिल्कुल सत्रांत में होगा, तो वहाँ पे आप केवल उसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, हालांकि ओवरऑल देखा जाता है कि सारे एस्पेक्ट्स में उसने बच्चे ने कैसा किया है, उसी का समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन घटनात्मक मूल्यांकन जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो पूरे साल चलता रहता है। ठीक है, सीटेट में कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि घटनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। 2019 में ऐसे पूछा गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एम्फेसाइज, सेम वैसे ही घटनात्मक मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य चुनिए। अधिगम्य अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की मुख्य भूमिका क्या है। तो दंड देना, डर पैदा करना, सीखने में रुचि बनाना, केवल परीक्षा पास करना। तो आप देखिए ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा क्या ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका, सीखने में रुचि बढ़ाना। ठीक है, रिपीट 3 बार हुआ है ये इसी पीडीएफ में, इसी पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि इसी पीडीएफ में 3 बार, मतलब जो एग्जाम्स मैंने इस पीडीएफ में लिए हैं उनमें 3 बार हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि ये मैंने केवल आपको आइडिया देने के लिए ये पीडीएफ को मर्ज किया था, और उसमें से ये क्वेश्चन निकाले थे। हर साल की हर शिफ्ट का एक पेपर। सीटेट में कैसे पूछा गया ये, 2019 में अधिगम्य प्रेरणा का क्या महत्व है। 2021 में ऐसे पूछा गया मोटिवेशन इन लर्निंग हेल्प्स इन, और 2023 में ऐसे पूछा गया सीखने की प्रक्रिया में अब प्रेरणा की भूमिका क्या है। तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट, आप इनको भी क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, मोटिवेशन और इंटरेस्ट ये दोनों ही, ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए आपको मेमोरी, ठीक है, मोटिवेशन और इंटरेस्ट, तो इन 3 टॉपिक्स को आप क्लियर करके चलिएगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध किससे है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध है आपका तंत्रिका संबंधी समस्या से, या भावनात्मक समस्या से, या कम बुद्धि से, या आलस्य से। तो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध किससे है, कम बुद्धि से, भावनात्मक समस्या से, और तंत्रिका संबंधी समस्या से, आलस्य से। हालांकि इसमें ऑप्शंस में मुझे थोड़ा वो लग रहा है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शंस की जगह पे ये जो ये वाला ऑप्शन है,
इसको मत पढ़िए, 1 मिनट। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध है। तो मैं एक गलत ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको 4 ऑप्शन पूरे मिले। शारीरिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए इसका तंत्रिका संबंधी समस्या से, क्योंकि जब अधिगम अक्षमता की बात आती है ना तो वो भावनात्मक समस्या से भी संबंधित होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन काटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सी टेट में पूछा गया ईयर वाइज लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या तात्पर्य है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ वीडियोस मैं अपनी इस चैनल पे भी डाल दूंगा, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर हम देखें तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, डिसप्रेक्सिया, तो ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं जिसको आप कीवर्ड्स के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि डिसलेक्सिया अगर कहीं पे आता है तो वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, डिसग्राफिया अगर कहीं पे आता है तो वो राइटिंग डिसऑर्डर होता है, डिसकैलकुलिया कहीं पे अगर आता है तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम से संबंधित होता है। तो ये कीवर्ड्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, आप उनको कीवर्ड से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, या फिर आप कहीं से भी अगर पढ़ रहे हो तो मेरा तो इस वीडियो बनाने का यही है कि आपको एक आइडिया जरूर मिल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। ठीक है, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, कोहलबर्ग ने, जिसने 3 स्टेज बताई थी। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है प्याजे का है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोट्स का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है। और यहाँ पे अगर सी टेट में पूछा गया ईयर वाइज देखें हम, तो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, और नैतिक विकास किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंस का मुख्य कारण क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण होता है आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है, जब ये दोनों ही साथ साथ अनुक्रिया करते हैं यानी कि दोनों ही कोरिलेटेड होते हैं तो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो दिखती हैं आपको। ठीक है, आप जानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल एंड डिफरेंट इन आउन वे, हर व्यक्ति अपने रूप में भिन्न है। ठीक है, तो आप कोई भी 2 व्यक्ति चाहे वो हमशक्ल भी हों, वो लगातार मतलब एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हर इंसान में होती हैं, तो ये वंशानुगत और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। सी टेट में पूछा गया ईयर वाइज हम देखें तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है, तो कारण में फिर वही चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, जिसमें कि आपका हेरिडिटी होगा और इन्वायरमेंट होगा यानी कि वंशानुगतता होगी और पर्यावरण होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू, बालक में व्यक्तिगत भिन्नता क्यों पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सही कारण चुनिए। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पुनर्बलन हम देते हैं ड्यूरिंग टीचिंग, क्यों देते हैं, क्योंकि इससे आपको उसका जो वांछनीय व्यवहार है, डिजायरेबल बिहेवियर है, उसको बढ़ाना होता है। आप जानते हैं टीचिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि आप अवांछनीय व्यवहार को, बच्चे की जो आपको मंजूर नहीं है वो वाला व्यवहार जिसको कहते हैं हम अवांछनीय व्यवहार, उसको कम करते हैं और वांछनीय यानी कि जो डिजायरेबल व्यवहार है उसको बढ़ाते हैं। तो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या करता है, आप बच्चे को पुनः कुछ भी देते हैं रीइंफोर्समेंट के रूप में, मान लीजिए आप टॉफ़ी दे रहे हैं उसको, और टॉफ़ी दे के आप कह रहे हैं कि बेटा अगर ये काम आपको करना है तो आपको एक टॉफ़ी और मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्बलन आपका। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहार को सुदृढ़ करना। ठीक है, व्यवहार को सुदृढ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी टेट में रीइंफोर्समेंट का तात्पर्य क्या है, रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग मीन्स, अधिगम में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समाजीकरण के मुख्य उद्देश्य में ये 4 ऑप्शन आप देखें, बालक को अनुशासित करना, या फिर बालक को समाज के अनुरूप बनाना, या बालक को प्रतियोगी बनाना, या बालक को आज्ञाकारी बनाना। तो इसमें ऑप्शन बी सबसे करेक्ट है, बालक को समाज के अनुरूप बनाना। ठीक है, समाजीकरण को भी आप पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अधिगम में स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या तात्पर्य है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, यानी कि आपने कुछ भी सीखा है अब तक उसमें नई चीज़ों को जोड़ा तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो पूर्व ज्ञान को नए अधिगम में उपयोग। ठीक है, नए अधिगम में उपयोग, तो ये इसका आंसर है। सी टेट में कैसे पूछा जाता है, स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है,
पूर्व अधिगम का नए अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम स्थानांतरण का सही अर्थ चुनिए। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पे फिर से मार्गदर्शक की भूमिका होती है। ठीक है, किसकी भूमिका होती है? मार्गदर्शक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीटेट में आप देख सकते हैं कौन कितनी बार पूछा गया। सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मुख्य संबंध किससे है? तो नवीन विचारों से है। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या होती है? बच्चे में नए नए विचार आते हैं और वो उन विचारों का नई चीज़ों को बनाने में या फिर नई चीज़ों को सोचने में उनका प्रयोग करता है, तो उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, तो नवीन विचारों से सीधा सीधा सृजनात्मकता का संबंध है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन से और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, समावेशी कक्षा में शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या होता है? तो विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, यानी कि आप जानते हैं कि एक क्लास है, क्लास में सभी बच्चों की नीड्स अलग अलग हैं। उसमें स्पेशल बच्चे भी बैठे हुए हैं, उसमें क्रिएटिव बच्चे भी बैठे हुए हैं, उसमें टैलेंटेड बच्चे भी बैठे हुए हैं, उसमें जो जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो ऐसे भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की अपनी अपनी आवश्यकता है कि आप किसको कैसे समझाते हैं। तो एक समावेशी कक्षा कहते हैं इसको, और समावेशी कक्षा में शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या होता है? विविध आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि डिफरेंट नीड्स के अनुसार शिक्षण करना, यानी कि टीचिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है इसका बी, यानी कि बालक को समाज के अनुरूप बनाना। ठीक है, बालक को समाज के अनुरूप बनाना। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम में स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या तात्पर्य है? इसको हमने पढ़ लिया था, और इसका उत्तर है पूर्व ज्ञान का नए अधिगम में उपयोग। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन हुए होंगे। हाँ, यही हुए हैं। ठीक है, ठीक है, 3 क्वेश्चन रिपीट हुए। परिपक्वता मैचुरेशन का अधिगम में क्या महत्व है? ठीक है, तो मैचुरेशन का अधिगम में महत्व है, यह अधिगम के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, जब बच्चा परिपक्व होता है तो अच्छे से अधिगम करता है, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे इसका अधिगम से कोई संबंध नहीं है, या अधिगम को असंभव बनाती है, या केवल बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते हैं कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ईजी क्वेश्चंस को आप इग्नोर करोगे तो फिर सीडीपी को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की प्रकृति के संबंध में सही कथन कौन सा है? उत्तर सी, यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है। ठीक है, बुद्धि, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आप पढ़ ही रहे होंगे अभी, तो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। हार्वर्ड गार्डनर का नाम मैंने अभी बताया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है बी, सामाजिक कौशल का विकास। समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है? सामाजिक कौशल का विकास। स्मृति, मेमोरी में पुनः स्मरण, रिकॉल का क्या अर्थ है? तो संकेत के बिना याद करना, यानी कि आपको बिना किसी प्रॉम्प्ट के याद करना, बिना किसी सहायता के याद करना, बिना किसी संकेत के याद करना। पुनः स्मरण यानी कि जब अब आप पढ़ रहे हैं और इसके बाद आप सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगा कि ये आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी को कहते हैं हम रिकॉल करना। ठीक है, तो संकेत के साथ पहचानना, सॉरी, संकेत के बिना याद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अवधान की अवधि, स्पैम ऑफ अटेंशन, मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? उत्तर है इसका डी, आयु पर, विषय की कठिनाई पर, रुचि पर। ठीक है, तो ये रिपीटेशन 4 बार हुआ है। यहाँ पे स्पैन ऑफ अटेंशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन डिपेंड्स ऑन, अवधान अवधि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अटेंशन स्पैन किससे प्रभावित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास यानी प्रैक्टिस का क्या महत्व है? तो प्रैक्टिस जब होती है तो आप ऑप्शन पढ़ें, यह अधिगम को रोकता है, या अधिगम को अस्थायी बनाता है, या अधिगम को स्थायी बनाता है। इसका या कोई महत्व नहीं है, तो उत्तर है इसका सी, यह अधिगम को स्थायी बनाता है। ठीक है, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रमुख नियम कौन सा है? थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का कौन सा नियम है? इसका उत्तर है बी, प्रभाव का नियम। ठीक है, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देने वाला हूँ। ठीक है, आप उन कीवर्ड्स को जरूर देखिएगा। संकल्पना निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का संबंध किससे है?
संकल्पना निर्माण का संबंध है आपका वर्गीकरण और सामान्यीकरण से। ठीक है, सामान्यीकरण कहते हैं जनरलाइजेशन से। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कब होता है? जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से, समझने के बाद उसको नई परिस्थितियों में ढालते हैं। तो सामान्यीकरण का मतलब होता है कि आपने जो भी सीखा है उसको आपने अप्लाई किया, तो इसको कहते हैं सामान्यीकरण करना। ठीक है, तो इसको संकल्पना निर्माण भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का संबंध किससे है? वर्गीकरण और सामान्यीकरण से। 34 समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि इंसाइट का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर है इसका कोहलर ने। ठीक है, किसने दिया? कोहलर ने। अब मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, ये आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स पढ़ने वाले हैं। अनुकरण यानी इमिटेशन का अधिगम में क्या महत्व है? अनुकरण कहते हैं पीछे पीछे रटना, कह सकते हैं आप। जैसे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसको मेरे पीछे कोई रिपीट कर रहा है, तो ये अधिगम में क्या महत्व है? यह सामाजिक अधिगम को बढ़ाता है, यानी कि जब बच्चा नई चीज़ें अच्छे से सीखता है तो उसको रिपीट करता है, अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है। ठीक है, तो नकल करना कहते हैं, तो यह सामाजिक अधिगम को बढ़ाता है अनुकरण। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है सी, अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझना व नियंत्रित करना। भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या तात्पर्य है? अपनी व दूसरे की भावनाओं को समझना व उनको नियंत्रित करना। ठीक है, सीटेट में 3 बार पूछा गया है, इस पीडीएफ में आप देखें। अधिगम में अप्रेरणा के प्रकारों में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आप जानते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इंटरेस्टिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये 2 प्रकार के आपके मोटिवेशन होते हैं। तो अधिगम में अभिप्रेरणा के प्रकारों में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक का प्रकार है? तो इसमें है आपका सीखने में रुचि, यानी कि सीखने में रुचि। बच्चा खुद ही बिना किसी आपकी हेल्प के सीखने में रुचि दिखा रहा है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से प्रभावित है। समावेशी शिक्षा में समानता यानी कि इक्विटी का क्या अर्थ है? इक्विटी कहते हैं समता को। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समानता को छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको समता नजर आएगा हिंदी में। ठीक है, 2 चीज होती हैं, एक होती है इक्वेलिटी और एक होती है इक्विटी। बहुत महीन सा इनमें डिफरेंस है, और हम एक वो चीज कर देते हैं कि दोनों को बराबर समझ लेते हैं। देखिए, इक्वलिटी कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो मान लीजिए मैच देखने गया। ठीक है, तो मैच देखने गया, ये बाउंड्री लाइन है और वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी लंबाई इतनी है कि वो यहाँ से अच्छे से मैच देख पा रहा है। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है, क्रिकेट का मैच देख रहा है वो, और बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा हुआ है, ये वो व्यक्ति है। उसकी जो लंबाई है वो इतनी है कि जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री की वॉल भी होती है, तो उसको पार करके वो अच्छे से देख पा रहा है। अभी एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई जो है वो छोटी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसके आगे तो ये वॉल भी है, लाइन भी है, तो उसको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम इक्विटी के नियम को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति आएगा और उसके लिए एक सीढ़ी लेके आएगा और वो यहाँ पे रख देगा उसके नीचे। तो ये व्यक्ति जो है इसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा सा बाहर से मदद दे दी हमने। ठीक है, किसके लिए? समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, समता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बराबरी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें यह है कि ये व्यक्ति यहाँ पे मैच देख रहा था, इसी के बराबर का यहाँ पे आ गया तो वो यहाँ पे मैच देख रहा है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैच देख रहा है क्योंकि उसकी लंबाई तो ये इतनी है ना, लेकिन जिसकी लंबाई छोटी थी उसको हमने सीढ़ी देकर इनके बराबर लंबा कर दिया, इसको कहते हैं इक्विटी। तो समावेशी शिक्षा में समता इक्विटी का क्या अर्थ है? तो उत्तर सी, आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना। ठीक है, 39 स्मृति के स्तर सिद्धांत, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है बी, स्मृति की सूचना की गहराई से। ठीक है, स्मृति के स्तर सिद्धांत, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, इसका संबंध किससे है? सूचना की गहराई से। स्वनियंत्रित अधिगम, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का अर्थ किससे है? बालक द्वारा अपने अधिगम की योजना व मूल्यांकन। ठीक है, बालक खुद ही अपने अधिगम को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी योजना बना रहा है, वो उसका मूल्यांकन भी खुद कर रहा है, इसको कहते हैं स्वनियंत्रित अधिगम। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। 41 पे चलते हैं हम। अधिगम की स्थानांतरण क्षमता
ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मैंने बताया आपको, पुराने ज्ञान नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। तो इसमें सबसे अधिक सहायक क्या होता है? सामान्य सिद्धांतों की समझ। ठीक है, आप ऑप्शन देखेंगे, रटने का अभ्यास नेगेटिव ऑप्शन है, समान परिस्थितियां इससे कमजोर ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन तो सही हो सकता है लेकिन सी से कमजोर ऑप्शन है। ठीक है, तो सामान्य सिद्धांतों की समझ इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है? तो अधिगम का वक्र जो होता है वो आपका दर्शाता है अधिगम की गति को। ठीक है, स्पीड ऑफ लर्निंग को। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? जैसे मैंने आपको बताया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी इसने दिया? बंडूरा ने। किसने दिया? बंडूरा ने। ठीक है, 44 पे चलते हैं। अधिगम में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक की भूमिका क्या होती है? तो इसमें सी ऑप्शन है, सुधार में सहायता करना। प्रतिक्रिया, जब आप लर्निंग करते हैं, लर्निंग के बाद एवेल्यूशन होता है, एवेल्यूशन के बाद आपकी मार्कशीट आती है। मार्कशीट क्या होती है? वो आपका फीडबैक ही तो होता है। तो उसकी भूमिका क्या होती है? सुधार जो आपको करना है उसमें सहायता करती है। ठीक है, तो अधिगम में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक की भूमिका क्या है? अधिगम में सुधार में सहायता करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा में आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान का उद्देश्य क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का उद्देश्य, अगर स्पेशल बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है बच्चे की जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको दूर करना, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो चाहे वो मेंटल लेवल पे हो। समावेशी शिक्षा में आईईपी का उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए व्यक्तिगत योजना बनाना। ठीक है, और ये समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता के साथ साथ सामान्य बच्चे के ऊपर भी हम आईईपी पर कार्य करते हैं, लेकिन उसको हम गहराई से समझेंगे बाद में कैसे कार्य करते हैं। अभी के लिए अब आप ये समझिए कि जो की वर्ड है इसका आईईपी, अगर क्वेश्चन में दिखे आपको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, तो उसका तात्पर्य आप समावेशी शिक्षा से समझिएगा या फिर स्पेशल बच्चे से समझिएगा, CWSN से समझिएगा। 46 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अगर आपका डिसेबिलिटी का प्रिवेंशन करना है, किसी बच्चे के आने वाली डिसेबिलिटी को रोकना है, तो सबसे ज़रूरी है उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना। ठीक है, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रोसेस चालू होती है इंटरवेंशन की, जिसको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। ये दो कॉन्सेप्ट आपकी डिसेबिलिटी प्रिवेंशन में होते हैं, डिसेबिलिटी की रोकथाम में होते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, माध्यमिक स्तर पर आप करेंगे, प्राथमिक स्तर पर करेंगे, बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में करेंगे, किशोरावस्था में करेंगे। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कर सकते हैं, यानी बाल्यावस्था से पहले भी अगर आप उसमें कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को खोज पा रहे हैं तो वो भी ऑप्शन में हो तो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहचान का सबसे उपयुक्त समय, यानी कि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बच्चे को, उतनी जल्दी उसकी डिसेबिलिटी की रोकथाम हो सकती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग पीयर ट्यूटरिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इस 47 का आंसर है आपका सी, सामाजिक व एकेडमिक विकास। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग पीयर ट्यूटरिंग का मुख्य लाभ क्या है? सामाजिक व एकेडमिक डेवलपमेंट। बालकों में भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो भाषा विकास आपका निर्भर करता है सामाजिक अंतःक्रिया पर। जब बच्चा जो है परिवार से इंटरेक्ट करता है, पड़ोसियों से इंटरेक्ट करता है, स्कूल में इंटरेक्ट करता है, तो जैसे उधर उस एटमॉस्फेयर में लैंग्वेज होती है वैसी उस बच्चे की लैंग्वेज होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि बालकों में भाषा विकास जो होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? सामाजिक अंतर्क्रिया पर। ठीक है, भाषा विकास से एक नाम आपको नोआम चॉमस्की की याद रखना है। भाषा विकास का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और सीटेट में अगर कहीं पे भाषा विकास देखे जाए तो आप नोआम चॉमस्की जो है ठोक आना। अधिगम में रुचि इंटरेस्ट की भूमिका क्या है? तो सी इसका आंसर है, अधिगम को प्रभावी बनाना। ठीक है, रुचि इंटरेस्ट की भूमिका क्या है? अधिगम को प्रभावी बनाना। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समावेशी कक्षा में भिन्न शिक्षण यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? तो समावेशी कक्षा में छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, जो भी उनकी लर्निंग नीड्स हैं उनके अनुसार अगर शिक्षण करा पा रहे हैं तो ये होते हैं आपकी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समावेशी कक्षा में। यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ।
ठीक है। आपको याद रखना है जीन पियाजे। जब जीन पियाजे का नाम आता है तो संज्ञानात्मक विकास आप याद रखिएगा। ठीक है। वायगोट्स्की, पूरा नाम है इनका लेव वायगोट्स्की। जब इनका नाम आता है तो आप कुछ कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है। स्किनर, अगर इनका नाम आता है तो आप एक नाम याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसके बाद कोहलर, कोहलर के साथ आप याद रखिएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है। पावलोव, पावलोव के साथ आप याद रखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है। पावलोव के अलावा आपके जीन पियाजे हो गए, वाइगोट्स्की, इसका नोआम चामस्की, चामस्की, चामस्की के साथ आप याद रखिएगा भाषा विकास। और बंडूरा, बंडूरा आपको देखें तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आप इनको याद रखिएगा। इस वीडियो में मैं इतने ही नाम बता रहा हूँ, हालांकि नाम तो काफ़ी हैं। तो ये लेकिन वो वाले नाम हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, हर सीटेट के एग्ज़ाम में लगभग इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनकी थ्योरी भी देख लीजिएगा, साथ ही अगर कीवर्ड्स याद करना चाहें तो कीवर्ड्स भी आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।